सभी को नमस्कार। मेरा नाम शशिकांत है। मैं सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट में एज ए सहायक महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। मुझे एक कहानी का शीर्षक दिया गया है साबू और शहद, जो कि हम लोग बचपन में इसे पढ़ा करता था और ये शीर्षक देख के मुझे बहुत ही उत्साहित हुआ और मैं भी इसको और बहुत ही रुचि के साथ पढ़ा है। तो इसमें क्या है कि एक जंगल था। जंगल के मुहाने पर ही एक बहुत घनेदार छायादार वृक्ष, पीपल का वृक्ष था। लेकिन वो वृक्ष के पीपल का और चांद चांद लगता था, क्योंकि उसके बगल में ही तालाब था। तो तालाब को पानी पीने के लिए उस जंगल के सारे जीव जंतु पक्षी आया करते थे। तो इसीलिए उस पीपल के घने होने के कारण, छायादार होने के लिए, कुछ जीव जंतु ने उस पर अपना घोंसला और घर बना लिए थे। बाकी कुछ लोग जब पानी पीने आते थे तो वहाँ आराम करते थे। इसी में एक टहनी पे वहाँ पर मधुमक्खी का एक अपना घोंसला बनाया था। उसकी रानी थी स्वीटी। तो स्वीटी रानी थी, वो अपना वहाँ पर मध लाकर इकट्ठा करती थी। इसी बीच एक भालू आया वहाँ पर पानी पीने के लिए तालाब में। तो भालू भी कुछ देर के लिए आराम करने के लिए चला गया वो पीपल के गाछ के पास। तो जब बैठा था तो उसे देखा कि एक टहनी के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है। तो जो साबुक भालू था उसका शहद ही बहुत ही कमजोरी था। तो वो किसी तरह से वो शहद को खाने के लिए आतुर हो गया। लेकिन इस बात को भी वो डर था कि जो मधुमक्खी होती है वो बहुत ज़ोर से डंक मारती है। उसके बावजूद ने भी किसी तरह से एक तरकीब निकाला। उसने एक पीपल के गाछ का ही पतला सा टहनी तोड़ के लेके आया और दूसरे टहनी पे छुप कर वो पतला सा टहनी को उसको में टच किया और उसको मध निकाल कर ये खाने लगा। ये करताना है जो स्वीटी रानी में देख ली और स्वीटी रानी ने उसको दौड़ाने के लिए चेष्टा की। लेकिन वो भालू जो साबू था वो बहुत ही चतुर और चालाक था। वो छुप कर फिर से जंगल में भाग गया और यही कार्य वो प्रतिदिन के रूप में करने लगा। लेकिन इससे भी और स्वीटी रानी भी ज़्यादा भयभीत नहीं हुई, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा मध निकाल रही थी, लेकिन चिंतित थी कि हमें मध बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता था और ये सब भालू भी देख रहा था। इसी बीच में वहाँ पर एक चरवाहा आया जो अपने जानवर को चराने के लिए वह जंगल में चरा रहा था। और चरवाहा को बहुत ज़ोर से भूख लग गया। जब बहुत ज़ोर से भूख लग गया तो वो लकड़ी को कुछ टुकड़ा इकट्ठा किया और वो पीपल के गाछ के नीचे चला गया और कुछ शकरकंद लेके आया और उसको आग से भूनने के लिए तैयारी करने लगा। जैसे ही वो टहनी में आग लगाया तो उसका धुआं पूरे चारों तरफ फैल गया। चारों तरफ फैल जाने से मधुमक्खी को मजबूरन वहाँ से उड़ जाना पड़ा और मधुमक्खी सारे उड़ के चले गई। और इसी दरम्यान में जो साबू था वो भी दूसरे टहनी पे बैठा हुआ था। लेकिन साबू ने फिर भी उसको मधुमक्खी को छत्ते को क्षति नहीं पहुँचाया। जब पूरा स्मोक ख़त्म हो गया तो इसी बीच स्वीटी रानी अपने साथियों के साथ आया। तो सर्वप्रथम में देखा कि मेरा घोंसला क्षति हुआ है कि नहीं। लेकिन वो देखा कि मेरा घोंसला किसी तरह से कोई क्षति नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जो भालू बैठा हुआ था साबू, उसके पास गया, उसको नमस्कार की और पूछे कि भाई आप तो आज तो आपके पास बहुत अच्छा मौका था। आप तो मेरे छत को पूरे डैमेज करके मध को खा सकते थे। लेकिन साबू ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके यहाँ पे मध को इकट्ठा करते हैं, दूर दूर से आते हैं, इसलिए हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। यह बात सुनकर स्वीटी रानी बहुत ही खुश हुई और वो बोली कि ठीक है, आज से जो तुम इस तरह से कस्ताना काम कर रही थी वो ज़रूरत नहीं है। आज से हमारा दोस्त हैं आप और तुमको हम रोज़ थोड़ा थोड़ा मध देने के लिए मध दूंगा। तो इस कहानी का मेन उद्देश्य यही, कहानी पढ़ने से यही पता चला है कि आपको अगर किसी चीज़ को लालच से पाने के लिए तो किसने भी विषम परिस्थिति होने के बाद से कुछ ना कुछ उपाय कर लेंगे। जैसे कि भालू ने उपाय कर लिया अपना मध को खाने के लिए। और दूसरा ये है कि आप अच्छे संगति में रहेंगे, आप बुरा भी खराब भी हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको अच्छा संगति का प्रभाव पड़ ही जाएगा। जो कि अगर भालू के पास एक मौका था कि पूरे मधुमक्खी को छत्ता को क्षति करके वो खा सकता था, लेकिन वैसा वो नहीं किया, क्योंकि वो मधुमक्खी को देखता था कि बहुत मेहनत करके दूर दूर से वो अपना फूल का रस ला के वहाँ पर मध को जमा कर रही थी। और यही दो चीज़ मेन है इसको शीर्षक। ये हमारा बचपन के कहानी था, इसलिए हमको बहुत ही अच्छा लगा। एक बार मौका मिला कि बचपन को कहानी को पढ़ें और उसके बारे में कुछ यहाँ पर आलोचना विलोचना करें। धन्यवाद। मैं सत्यदेव शर्मा प्लेट मिल में वरिष्ठ प्रबंधन के पद पे कार्यरत हूँ। यहाँ मैं एक शीर्षक जो है इस ठंड में स्नान के लिए, उस पर एक व्यंग है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। भारत देश हमारे तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं और हर त्यौहार के साथ स्नान की परंपरा जुड़ी हुई है। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हर पर्व में जो स्नान किया जाता है उसके लिए एक मतलब व्यवस्था की गई है कि स्नान करना जरूर, लेकिन स्नान करना पर्व है ये कहीं किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ त्यौहार में एक मकर संक्रांति का पर्व आता है जो ठंडी की ख़त्म होने के जस्ट शुरुआत में आता है, जिसमें
हमारा जो स्नान के साथ दान करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसमें ये माना गया है कि जो दान करने वाला उसके लिए स्नान करना अनिवार्य है, लेकिन जो दान लेने वाला है उसके लिए स्नान करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर स्नान करेगा जो दान देने वाला और दान लेने वाला स्नान करेगा तो उसमें भिखारी या गरीब की फीलिंग्स नहीं आएगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि स्नान करने के बाद आदमी भिखारी ना लगे, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था इस तरह का नहीं है। ये जस्ट एक हमारा मान सकते हैं। और कुछ स्नानवीर ठंड के मौसम में भी आसपास की नदियों या गंगा जमुना में डुबकी लगा के चले आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हीटर ओवन के मतलब सहारे ठंड में मतलब अपना गुजर करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती उनको देख के भी कि रजाई से बाहर निकलें, और उनसे वो प्रेरणा नहीं ले पाते हैं, बल्कि उनको देख के और दहशतगर्द हो जाते हैं। और इसी तरह हम लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि कितना भी हो, लेकिन हमको स्नान करने के लिए मतलब हम ये बोल सकते हैं ठंड के मौसम में लोगों को स्नान करने की शक्ति ऊपर वाला दे। इसी के साथ अपना इस व्यंग की मैं समाप्ति करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डी शकुंतला रेड्डी, मैं सहायक महाप्रबंधक सिलिकॉन स्टील मिल में कार्यरत हूँ। मेरा आज का शीर्षक है अफ़गानिस्तान में बंजर खेत और खाली पेट। आज जलवायु परिवर्तन के बारे में कौन नहीं जानता और कौन नहीं जूझ रहा है। सबसे आज की दिनांक में अगर कहा जाए तो अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है जो बहुत संवेदनशील है इस जलवायु परिवर्तन की वजह से। जो अफ़गानिस्तान पहले कभी बहुत हरा भरा था, जिसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से -19 डिग्री सेल्सियस तक रहता था, आज सूखे से जूझ रहा है। कई परिवार विस्थापित हो चुके हैं, गांव विस्थापित हो चुके हैं। उनको जितनी मदद मिलनी चाहिए, जो सहायता मिलनी चाहिए, वो तालिबान से मिल नहीं पा रही। इवन अंतर्राष्ट्रीय सहायता में भी उन्हें कमी आई है। वहाँ पे रहने वाले कुछ परिवार ऐसे हैं जो एक ज़िला है, चकासूर नाम का एक ज़िला है, जहाँ पर करीब 40 परिवार रहते थे कभी। आज सिर्फ 4 परिवार बचे हैं। उनमें से एक परिवार का मुखिया कहता है, जिसके 8 बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा है, क्योंकि उसके पास खिलाने के लिए, आटे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अफ़गानिस्तान का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है, और उसी पर वहाँ के जो परिवार है आधारित है, उसी से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन इस सूखे की वजह से जो फसल उनका वर्ष में 3-4 बार होने का जो परिस्थिति था, आज सिर्फ एक बार हो रहा है, जिससे वे अपने परिवार का गुजर बसर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। रोज़ सुबह जब एक परिवार उठता है तो देखता है कि उनमें से एक परिवार अपने परिवार के साथ में वो गांव छोड़कर जा चुका है, क्योंकि उन्हें नौकरी, अन्य संसाधन और भोजन में उनको बहुत कमी आ रही है। वहाँ पर एक रहने वाला एक युवक, 30 वर्षीय युवक, उसे पढ़ने की बहुत इच्छा थी। वह सोच रहा था कि मैं स्कूल ज़रूर जाऊँगा, इस साल मैं ज़रूर आगे पढ़ने जाऊँगा। लेकिन वह भी इतना गरीब हो चुका है कि वह सिर्फ अपने दिन रात काटने के लिए ही बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर पा रहा है। एक महिला जो एक माँ भी है, कहती है कि मैं इस वजह से, इस भूख प्यास की वजह से मैं अपने 2 बच्चों को खो चुकी हूँ। मैंने एक बच्चे का गर्भपात करा दिया, और दूसरा बच्चा जो पैदा हुआ उसे मैं भोजन नहीं देने की वजह से, समय से दूध नहीं देने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और ऐसी और भी कई माएँ हैं जो अपने छोटे बच्चों के साथ में अस्पताल के चक्कर काट रही है, सिर्फ भोजन की तलाश में। तो इस तरह से आज की जो परिस्थिति है अफ़गानिस्तान की, बहुत ही दयनीय है। कई गांव बिखर गए हैं, कई परिवार बिछड़ गए हैं। जो सहायता उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। लेकिन अब भी उन्हें एक आशा है कि कभी न कभी बारिश ज़रूर आएगी। इसी आशा के साथ वे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। इस कहानी से, इस वाक़ये से हमें ये भी सीख मिल रही है कि जो जलवायु परिवर्तन से सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं जूझ रहा है, हम भी आज जूझ रहे हैं। आज दिनांक 31 मई 2024 है। आज राउरकेला का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और देश के कई हिस्सों में 50 डिग्री सेल्सियस से भी तापमान ऊपर जा चुका है। लोग सड़कों पर मर रहे हैं इस गर्मी की वजह से। क्यों? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये आज सोचने का समय आ गया है और हमें इंतज़ार नहीं करना है। इसका परिणाम और भी
बहुत ख़राब होगा। इसके लिए हमें रेडी रहना है, हमें अपने आप को तैयार करना है। तो कैसे तैयार करें, इसका मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में हमें सोचना है। ये ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में कमी और वाहनों की वृद्धि, जल संसाधन में कमी, पेड़ों की जो कमी, पेड़ों की कटाई, तो इसमें हम कैसे भागीदारी बन सकते हैं, ये अब सोचने का वक्त आ गया है। तो इसके लिए मैं तो आज प्रण ले रही हूँ कि बस वर्षा ऋतु आने वाली है, मैं इस वर्ष एक पेड़ लगाऊंगी। भले ही मैं 5 पेड़ लगाऊं, भले ही उसमें से एक जीवित रहे, मैं आशा करती हूँ कि एक पेड़ मेरी तरफ से बढ़े। मैं आशा करती हूँ कि आप भी ये प्रण लेकर इस संसार में हर जीव के कुशलता में अपने आप को भागीदारी बनाएं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं खुशबू मिश्रा, प्रबंधक आरएनसी लैब डिपार्टमेंट में हूँ। आज मैं जल आपूर्ति के ऊपर बोलने जा रही हूँ। जल, नीर, पानी, चाहे कुछ भी कहें, सब जल के ही नाम है और हमारी भारतीय संस्कृति में इसको देवतुल्य माना गया है। इसीलिए वरुण देव यानी पानी के देवता जो है, उनका बहुत ऊंचा स्थान रहा है। रामायण में भी भगवान राम केवल जल से ही राज तिलक करके विभीषण को लंकेश घोषित कर देते हैं। ऐसा स्थान हमारा भारतीय संस्कृति में हमने रखा है। लेकिन आधुनिकता और विकास के चलते हम अपने विचारों को, मूलभूत विचारों को भूलते जा रहे हैं और आधुनिकता के नाम पे कहीं ना कहीं इस सोच को भूलते जा रहे हैं। और आज हम जल को केवल एक प्रयोग की वस्तु या फिर उपयोग की वस्तु समझकर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमारा कितना विनाश हो सकता है, यह हमें मेक्सिको शहर में हो रही जलापूर्ति से पता चल सकता है। मेक्सिको शहर में जलापूर्ति इतनी ज़्यादा हुई कि अभी वो शहर पूर्णतः बोतल बंद पानी के ऊपर निर्भर है और वहाँ पे किसी भी प्रकार से नल से जल नहीं आ रहा है और वहाँ पे कई कई दिनों तक जल आने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और विकास इतना तेज़ी से वहाँ हुआ, अंधाधुंध विकास हुआ कि अपने विकास ने अपने पैरों तले जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उन्हीं को पीछे छोड़ दिया। विकास के नाम पे हम नए नए उपग्रह, भारत ने भी कई उपग्रह दूसरे ग्रहों पे भेजे हैं जो कि वहाँ जाके सबसे पहले जल की ही खोज करते हैं। और जल की खोज इसीलिए किया जाती है क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल नहीं है तो हम उस ग्रह पे जीवन की आशा कर ही नहीं सकते। तो जीवन अगर हमें खोजना है, इसीलिए सर्वप्रथम जल खोजा जाता है दूसरे ग्रह पे। आज समय यह है जब हम दूसरे ग्रह पे तो जल खोज रहे हैं, लेकिन अपने ग्रह पर ही जल का संरक्षण करने में असमर्थ हैं। अपने ग्रह पे जहाँ हमें भगवान ने अच्छे से जल दिया है, 70% से ज़्यादा हमें जल दिया है, वहाँ पे साफ जल के जो स्रोत हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस इतना तेज़ी से बढ़ रहा है बेंगलोर, मुंबई जैसी और सिलिकॉन वैली जैसी जगहों में। लेकिन इस आधुनिकता का हम क्या करेंगे जब हम खाने पीने का और जल की ही अपने लिए पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि विकास को हमें इस तरह से करना है कि हम अपनी मूलभूत ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें, नहीं तो हमारे लिए भी मेक्सिको जैसा समय कब आ जाएगा ये हम बोल नहीं पाएंगे। और कुछ गर्मी के दिनों में दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में इस तरह की समस्या अभी से शुरू हो रही है। उनसे हमें प्रकृति के इस इशारे को देखते हुए हमें सही कदम अभी से उठाने होंगे, जिससे हमें आगे चल के हमें जल की कमी ना हो। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम संदीप अवस्थी है। मैं सिंडिक प्लान 2 में प्रबंधक के पद पर तैनात हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मुश्किलें ही मनुष्य को महान बनाती हैं। पीड़ा, मुश्किलें, कष्ट हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर दिन आता है, उसी प्रकार से सुख और दुख मनुष्य के जीवन में हमेशा चलते रहते हैं। दुख एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। वो हमारे जीवन में हर पल बनी ही रहेगी। हमें दुख के साथ लड़ना सीखना चाहिए। मुश्किलें ही मनुष्य को भविष्य के लिए तैयार करती हैं। कई बार हम कुछ नया कार्य करने से घबराते हैं, हिचकिचाते हैं, लेकिन वह नया कार्य करने से ही हमारे सर्वांगीण जीवन का विकास होता है। हम अपने आप को जीवन के अगले पड़ाव के लिए तैयार कर पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे महान नेताओं के नाम हैं, उनमें से एक है नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। नेल्सन मंडेला अपने जीवन काल में 30 साल तक जेलों में थे। उसके बाद भी
उन्होंने हार नहीं मानी और वो दक्षिण अफ्रीका के एक सफल राष्ट्रपति बने। उसी प्रकार भारत के भी कई महान नेता हैं, जिनमें से महात्मा गांधी, जिन्होंने आज़ादी का इतना आंदोलन किया और उसके बाद हमारे देश के एक महान नेताओं में से एक हैं और देश के राष्ट्रपिता हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि बचपन में सड़क की लाइट के किनारे पढ़ा करते थे और ये अपनी मुसीबतों और जीवन में प्रयत्न करते रहे और बाद में भारत के राष्ट्रपति पद तक गए। इसी प्रकार हमें जीवन में कभी भी दुख से, कठिनाइयों से घबराना नहीं है, बल्कि उसका डट कर सामना करना है, क्योंकि यही परिस्थितियाँ हमको अपने भविष्य के जीवन में और सर्वांगीण जीवन के विकास के लिए मदद करेंगे। मुझे इस समय रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। सच है, विपत्ति जब आती है काया को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिमांशु मिश्रा ऊर्जा प्रबंधन विभाग में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। हाल ही में मैं अखबार के एक लेख को पढ़ रहा था, जिस लेख का शीर्षक था श्रीनगर में स्थित डल झील की दुर्दशा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रीनगर में स्थित डल झील एक मीठे पानी की झील है और हम में से अगर कभी कोई गए होंगे, श्रीनगर गए होंगे, तो उनमें से हमने उस झील में स्थित हाउस बोट्स का आनंद ज़रूर उठाया होगा। लेकिन आज के समय में उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। सन 1200 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसका क्षेत्रफल लगभग 75 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, लेकिन आज अतिक्रमण के चलते इसका आकार महज 8 किलोमीटर तक ही रह गया है। किसी भी झील के लिए अतिक्रमण, घर के मलमूत्र, वेस्ट इत्यादि उसके दुश्मन होते हैं और यही कारण है कि ये झील आज के समय में इसका पानी मुंह धोने के लायक भी नहीं रह गया है, जबकि अगर हम देखें आज के करीब 50 साल पहले इसके पानी को पिया तक जा सकता था। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने इसके उत्थान के लिए प्रयत्न नहीं किया है। 1000 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स आज तक इस झील के उत्थान के लिए लगाए जा चुके हैं, लेकिन इसमें इसकी क्वालिटी सुधारने के नाम पर सिर्फ तरह तरह की LED लाइट्स को लगाना, इसके किराए रेलिंग्स का लगाना इत्यादि कार्य ही किए जाते हैं, लेकिन इसकी नैसर्गिक स्थिति को बनाए रखने के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है। उल्टा ये जो कार्य किए जाते हैं, इससे निकला हुआ मलबा इस झील के पानी को और दूषित करता है। इसका मुख्य कारण है जो लोकल्स हैं उनकी सहभागिता का ना होना। जब तक लोकल्स उस झील को सुधारने के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई सरकार इसकी स्थिति में सुधार नहीं ला सकती। आंकड़े ये भी बताते हैं कि झील के किनारे 1 लाख से ज़्यादा बस्तियां इसके किनारे फैली हुई हैं। इसके आसपास नियम तो ये भी है कि इसके आसपास निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए, बस्तियां नहीं होनी चाहिए, हाउस बोट्स का नहीं चलना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये बात सिर्फ डल झील की नहीं है। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में भी देखें, तो अगर मैं एक बहुत ही सामान्य उदाहरण की बात करूं, आज के 20 साल पहले हम में से कितने लोगों के घर में वाटर प्योरीफायर था? तो शायद हम सभी कहेंगे कि हम में से शायद किसी के यहाँ नहीं था। लेकिन आज अगर मैं यही चीज़ पूछूं कि किसके घर में वाटर प्योरीफायर नहीं है, तो अगेन शायद उत्तर आएगा कि कोई भी हम में से नहीं मिलेगा, सभी के घर में वाटर प्योरीफायर होगा। लेकिन एक और प्रश्न अगर मैं पूछूं कि आज के समय में हम में से कितनों के घर में एयर प्योरीफायर है, तो हम में से शायद किसी के घर में नहीं होगा। जो बड़े शहर हैं, दिल्ली जैसे बड़े शहर हैं, वहाँ कुछ कुछ के घर में है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आज के 10 साल बाद हम ऐसी ही किसी गोष्ठी में मिलें और मैं आपसे पूछूं कि आज हम में से कौन है जिसके घर में एयर प्योरीफायर नहीं है, तो ऐसा ना हो कि वाटर प्योरीफायर की तरह हम में से इसका उत्तर मिले कि हम में से सभी के घर में एयर प्योरीफायर है। तो हमें ये समझना होगा कि हमने विकास की आड़ में, ऐसा तो नहीं है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम भूल गए हैं। हमें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कभी भी ग्रोथ कभी भी गलत नहीं होती है, विकास कभी गलत नहीं होता है, लेकिन वो सस्टेनेबल होता है। और हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति तो हमें प्रकृति से जुड़कर विकास करना ही सिखाती है। तो हमें इसी बात का ध्यान रखना होगा। औद्योगिक विकास कभी गलत नहीं हो सकता है, लेकिन ये विकास सस्टेनेबल होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मैं शाश्वत सेठ राउरकेला इस्पात संयंत्र के निजी विद्युत उत्पादन CPP-1 में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। आज इस गोष्ठी में मेरा जो संवाद होगा वो 1 वोट की ताकत पे होगा। सन 1999 स्थान लोकसभा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार
1 वोट से गिर गई थी। विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ 1 वोट के कारण गिर गया था। तो ये बताता है कि इस देश में हम सभी का एक वोट का ताकत कितना होता है। अभी हमारे यहाँ चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया जो आंकड़ा है उसके हिसाब से लगभग 93 करोड़ वोटर्स भारत में हैं। 93 करोड़ वोटर्स में हर एक वोटर अपनी अपनी आकांक्षाओं को या अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याओं को प्रस्तुत करता है अपने आप में। और ऐसा नहीं है कि कोई भी वोटर ये सोचेगा कि उसका वोट अगर वो देगा या नहीं देगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। भारत एक बहुत विशाल देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसमें हर एक वोटर अपने अपने क्षेत्र का, अपनी अपनी विचारधाराओं का, जाति का, समाज का प्रतिनिधि करता है। और एक वोट की ताकत जो होती है वो सरकार के गठन से लेकर सरकार को गिराने तक में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चुनाव का तंत्र जो होता है, चाहे एक वोटर जो है चाहे पार्षद चुन रहा हो, चाहे विधायक, चाहे सांसद, कोई भी चरण का वो वोटिंग दे रहा हो, लेकिन उसके एक वोट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हर एक वोटर का अपना जिम्मेदारी होता है, एक भारत देश के प्रति एक कर्तव्य होता है कि वो सही उम्मीदवार का चयन करे। उस उम्मीदवार की क्या विशेषता है, क्या कमियां हैं, क्या उसका विचारधारा है और क्या वो देश में बेहतरी के लिए करना चाहता है, उसको बहुत अच्छे से समझे और तब जाके अपना एक वोट भी मतदान करे, एक वोट भी दे उस उम्मीदवार को। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मैं बाबूनी बेहरा सेफ्टी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ और आज मेरा जो टॉपिक था कि हम लोग जो भी बात रखें उसमें से दृढ़ता से बात रखने से हम लोग का जो बीच में जो समझना है वो भी बढ़ जाएगी। इसमें से एक ये थी कि रमा का 2 बेटियाँ थे और उसमें से मगर रमा ने उतना खुश नहीं थे कि उनका जो बड़ा बेटी का जन्मदिन पालन करने से, तो उससे आजकल वो सब सोच से आधुनिकता पर निकलना चाहिए। और जो ऐसा कभी नहीं कि हमारा एक ही लड़की है कि सोच से बंधा रहना है। और उसमें से अभी जैसा अब ये चल रहा है, प्रथा चल रहा है कि रमा जी ने सोच रही थी कि अपना बड़ी बेटी का जन्मदिन पालन करने के लिए खुश होना है, मगर ऐसा उनका मन नहीं बोल रहा था। तो उससे उस विचारों से निकल के अभी सभी जगह में आधुनिकता का उतना प्रॉब्लम नहीं है और उस विचारों से हम लोग को कम्युनिकेशन करते हुए निकलना है। एक दिन रमा जी को उनका पति ने बोले कि जो घर में बात हुए थे उसमें से उनका पति ने बोले कि मेरे लिए चाय बनाओ। तो रमा जी ने बोले कि आप चाय बना लीजिए। उसमें से उनका पति सोच रहे थे कि मैं पति हूँ और मुझे ही चाय बनाना है। उसमें से रमा जी ने कहा जो खुद का जो ऐसा बोलना है तो वो सहनशीलता से बोलने से हम लोग का जो लड़की और लड़कियों का जो ये है वो गैप कम हो सकता है। इसका मतलब नहीं है कि जो हम लोग लड़कियों को भी अपना सहनशीलता का अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना है। तो इसका ये है कि उसी हिसाब से वो जो रमा जी का जो महाराष्ट्रियन का जो ये है कि प्रथा है कि शादी के बाद में वो नाम चेंज करते रहते हैं। तो उसमें से उनका पति ने उनको बोले कि आपका नाम चेंज करना है। तो रमा जी ने बोले कि ये नाम तो ठीक ही है, उसमें से कुछ ज़्यादा ये नहीं है। उसमें से वो जो सहनशीलता से बात किए हैं उसमें से वो उनका पति भी समझ में आ गए और कुछ विरोध भी नहीं किए। तो हम लोग को
जो अपना बात है ठीक से ज़ोर से नहीं बोल के जिस तरह बात करना है उससे करने से हम लोग का प्रॉब्लम नहीं होता है। यही है मेरा टॉपिक था, तो धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है सुष्मिता तिर्की। मैं अभी मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। हमारा आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है तापमान और मौसम के पैटर्न को लंबे समय तक क्या बदलाव आता है उसको ऑब्ज़र्व करता है और उसके संदर्भ में हम लोगों को अवेयरनेस करवाता है। क्लाइमेट चेंज जो है पहले 18 सेंचुरी के पहले कैसे होता था ना कि नेचुरल रीजंस की वजह से क्लाइमेट चेंज होता था, जैसे कि सन में कोई एक्टिविटी हुआ, कुछ वोल्केनिक इरप्शन हुआ, उसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस आते थे। बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुआ कि जो मानव ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उस क्लाइमेट चेंज में इफेक्ट होने लगा। क्लाइमेट चेंज ज़्यादातर अभी किन चीज़ों की वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस एमिशन की वजह से हो रहा है। ये गैसेस क्या क्या होती हैं? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। और ये सब क्यों गैसेस आ रही है हम लोग के एनवायरनमेंट में? क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल्स जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकलता है और वो हम लोग के एनवायरनमेंट में चला जाता है। फिर वो ऊपर जाके एक लेयर कंबल के जैसा एक बना देता है और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है। अभी हम लोग इसको क्लाइमेट साइंटिस्ट लोगों का एक रिपोर्ट आया है जिसमें उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि एक दशक में कम से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। बट अभी हम लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ आई हुई हैं जिसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि थियोरेटिकली हम लोग का जो टेम्परेचर बढ़ेगा पृथ्वी का वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग को फ्यूचर में चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जैसे कि हम लोग का पोलर रीजन में जो आइस है वो मेल्ट होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान आएगा, कहीं पे सूखा हो जाएगा, कहीं पे अत्यधिक पानी हो जाएगा। तो इससे क्या है कि संतुलन बिगड़ सकता है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग के पास क्या सल्यूशंस हैं? ज़्यादातर ये एमिशंस जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से आते हैं, जैसे कि आपका US है, रशिया है, इंडोनेशिया है, इंडिया भी है उसमें, और ब्राज़ील। तो इन सारे जो नेशंस ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं उन्हीं को ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि वो ये एमिशंस को कंट्रोल कर सकें। तो ये इन एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग के पास ग्लोबली भी बहुत सारा फ्रेमवर्क है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस का पेरिस एग्रीमेंट। तो इन एग्रीमेंट के तहत अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को एक एनवायरनमेंट, एक अच्छा पृथ्वी हम लोग हैंड ओवर करके जा सकते हैं। तो हम लोग जैसे पृथ्वी में रहते हैं तो हम लोग ऐसे नहीं है कि हम आइसोलेटेड हैं, हम सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ का क्लाइमेट बढ़ा देंगे टेम्परेचर तो दूसरी जगह में भी उसका इफ़ेक्ट होगा। इससे हम लोग को ये कंक्लूजन मिलता है कि जो हमारे विकसित देश हैं उनको, जो विकासशील देश हैं, उनको हेल्प करना है फाइनेंशियली ताकि वो लोग अपना ग्रीनर इकोनॉमी की तरफ प्रगति कर सके। थैंक यू।